हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका दांगी। आपने पहली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। ये हमारी दूसरी वीडियो है। एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसका पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। हमारे टॉपिक का नाम था भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। अब तो आपके पास सिलेबस होगा ही, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिए। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने सेकंड पेपर का सिलेबस आपको दिया है, तो आप वहां से ले लीजिए। तो दूसरी वीडियो है हमारी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषताएं। अब विशेषताएं किसकी, तो उन्होंने पहले ही लिखा है ना, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हुआ ये था कि मैंने सोचा था कि मैं जैसे क्लासरूम में नोट कराते हैं वैसे ही मैं आपको यहाँ भी नोट करा दिया करूंगी। जो क्योंकि अब मेंस है तो भाई लिखना तो है, क्योंकि प्री जैसा तो है नहीं कि फैक्ट फैक्ट पढ़ा के चले गए और आपने उसके नोट्स बना लिए। एक प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी होता है। आप मेंस के टाइम पे रिवाइज भी करोगे उनको, तो फिर मेंस ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि समझने वाली चीजें तो हम प्री में काफी हद तक कवर कर लेते हैं। तो मेंस में हमें लिखना कैसे है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, यही सीखना होता है। तो मैंने सोचा, और मैं सोच रही थी कि पीडीएफ में या किस फॉर्म में आपको आंसर प्रोवाइड कराऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद ही आंसर लिख के एक आपको दे दूं। तो ज्यादातर हमारे कोई भी टॉपिक हुआ करेगा, जो टॉपिक मुझे लगा करेगा कि वो 200 शब्द में भी आ सकता है, तो मैं उसका आंसर आपको 200 शब्द में ही प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप उसे 50 शब्द के हिसाब से और 3 नंबर के हिसाब से, दोनों बाकी दोनों की तरह भी आप उसे तैयार कर लें। जैसे कि मैंने अब भारतीय संविधान आपको 200 शब्द के उसमें ही प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन ये 50 शब्द में कैसे बन जाएगा। तो आप इसकी सिर्फ विशेषताएं विशेषताएं लिख दो, अंदर डिस्क्राइब मत करो उनको। 3 नंबर में कैसे आ जाएगा, तो 3 नंबर में आ जाएगा कि भाई 15 शब्द देखने, उसने कहा कि संविधान की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो कोई 3 आपने लिख दी। तो ऐसे, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे अवेलेबल कराऊं। तो क्योंकि मेरे चैनल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं खुद मेंस टारगेट कर रही हूँ। तो मैं ना तो अपना टाइम वेस्ट करूंगी और ना ही आप लोगों का भी। तो मैं आपको अपने जो मेरे द्वारा लिखित आंसर होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं एक, उसमें क्लास के बाद वहां पे अपलोड कर दिया करूंगी या वहां पे डाल दिया करूंगी। तो आप वहां से जाके वो ले सकते हो। तो आखिरी में हम नंबर दे देंगे, उसमें आप उस पर मेरे चैनल का नाम लिख के टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लिख के आप मुझे मैसेज करना। उस पे फोन मत लगाना प्लीज। वैसे तो उस पे फोन अटेंड नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप भी मत परेशान होना। उसमें फोन कोई भी नहीं लगाएगा, उस पर सिर्फ आप टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया करके मैसेज करना। मैं समझ जाऊंगी कि आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और वहां पे आपको मेंस के नोट्स मिल जाया करेंगे। यहाँ जो समझाने वाली चीजें हुआ करेंगी वो मैं यहाँ समझा दिया करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं यहाँ कुछ नहीं लिखवाऊंगी। यदि मुझे किसी टॉपिक में लगा कि यही लिखवाना चाहिए तो मैं यहाँ भी लिखवा दूंगी। तो ठीक है, ये है। आ, समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिसका प्री अच्छे से नहीं हुआ, या जिस तरह का प्री का इस बार का पेपर आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपसे डीप में पूछा था, कुछ चीजें कथन दे दिए थे, दोनों सही है, एक सही है, या दोनों गलत है, या उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आप मेंस के सिलेबस से ही सही कर सकते हैं, यदि आपने मेंस का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है या मेंस के हिसाब से आपने पॉलिटी पढ़ी है। क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ सिलेबस सिलेबस कवर कर रहे हैं मेंस का। लेकिन यदि मौका मिला तो मैं आपको पूरी डिटेल में पॉलिटी एक बार करा दूंगी, और कोशिश तो करूंगी ही कि कराऊंगी। अभी फिलहाल हम मेंस मेंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि जिनका हो रहा है या जो थोड़ी बहुत भी बाउंड्री पे रह रहे हैं, वो भी अपने आप को रहना ना समझे इस बार, नहीं तो अगली बार उनका हो जाएगा। तो तब तक आप मेंस के लिए तो तैयार रहिए।
क्योंकि ऐसा ना हो आप मेंस तक जाओ फिर लौट के आपको फिर से प्री में आना पड़े, तो वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान की विशेषताएं, है ना। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है हमारी सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। कैसे है? तो इसका कारण क्या था? लिखित संविधान है, इसमें हमने कम से कम मूल संविधान जो था उसमें 395 क्या थे? आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी हो गई? तो वर्तमान में 25 भाग हो गए, 12 अनुसूची हो गई और लगभग 448, सॉरी 448 है ये, 448 अनुच्छेद हो गए हैं। इससे अपडेट डेटा मुझे कहीं मिला नहीं है, यदि आपको मिल जाता है तो आप अपडेट कर लीजिए। मैंने कई जगह चेक किया है तो इसमें 448 आर्टिकल ही आ रहे हैं कि अब तक 448 आर्टिकल हैं। तो ठीक है, तो ये इतना लंबा है हमारा संविधान और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित, अच्छा ऐसा भी है कई देशों का अलिखित संविधान है। तो संविधान को भी दो तरह से बांटा गया है, लिखित और अलिखित में। तो हमारा कैसा है? लिखित संविधान है। ये तो हमने देख लिया कि सबसे लंबा है, लेकिन कारण क्या थे? तो कारण एक था, भौगोलिक कारण भी था। भौगोलिक कारण था। भौगोलिक कारण क्या था? कि भाई भारत का विस्तार और विविधता भारत में इतनी है कि सबको कवर करना था, सबको एक साथ एक कानून के दायरे में लाना था। इसलिए सबसे लंबा लिखित संविधान हो गया। तो भारत का विस्तार एवं विविधता। यदि आप चाहें तो साइड में स्पाइरल नोट्स बनाइए। तो उसमें क्या करिए, एक साइड आप आधा पेज अपने डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए रखा करिए और आधा आप जो आपने समझा है क्लास में, यहीं से मतलब नहीं है। हमें हमारे टीचर जो थे वो उन्होंने हमें भी यही बताया था। तो वो सच में बहुत हेल्पफुल होता है कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहीं देखो कि अच्छा हाँ इसमें ये है, तो आपको रिवाइज हो जाता है। या एक साइड शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक साइड अपना डिस्क्रिप्शन रखिए। तो ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बाकी नहीं लिखना चाहो तो इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए। लेकिन नोट्स मैंने कैसे दिए हैं? मैंने लगभग 300 शब्द का आंसर दिया है। उसमें आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट निकालना और मतलब कुछ चीजें हटा देना उससे। और 200 शब्द का उसकी वर्ड लिमिट 200 तक रख लेना, क्योंकि 200 में तो ये क्वेश्चन 200 में आना इस बार नहीं, अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, ये 100% तय है, ये 200 में तो आएगा सर। जब भी आएगा 200 में आएगा, 50 में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है कि कोई 2 विशेषताएं लिखिए या कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो वो तो भौगोलिक कारण कैसे हो गया था? कि भारत का विस्तार एवं विविधता, सबको एक कानून के दायरे में लाना था, तो इसलिए विविधता। एक कारण था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या था? कि भाई हमारे यहाँ पहले ही बहुत सारे अधिनियम बन चुके थे ब्रिटिश शासन से ही, सबको पता होगा। अधिनियम हम जब उसमें पढ़ते हैं तो 1919 1935 का तो पढ़ के ही आए होंगे, प्री में है ही सारी सिलेबस में। तो हमारा संविधान का सबसे बड़ा सोर्स, ये प्री के लिए फैक्ट भी है कि हमारा संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण के लिए हमने यही लिख लिया कि हमने भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान लिए थे और ये अपने आप में बहुत विस्तृत अधिनियम था। इसलिए इस कारण से भी हमारा संविधान जो है वो कैसा हो गया? विस्तृत हो गया या लंबा हो गया।
तो ये कारण हो गए पहली विशेषता में। भाई कितना लंबा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूल संविधान में जो था वो 22 भाग थे 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में क्या है, 104 संशोधनों के बाद हमारे संविधान में 104 अब तक संशोधन हो चुके हैं। तो 104 संशोधनों के बाद हमारे संविधान क्या है कि 25 भाग है, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। या तो ये लिख सकते हो आप अपने डिस्क्रिप्शन में, या इसके कारण लिख सकते हो। कारण लिख सकते हो कि हमारा संविधान लंबा क्यों है। तो चार कारण हम देख ही रहे हैं, है ना। तो पहला कारण हमारा हो गया था भारत का विस्तार और विविधता, यानी भौगोलिक कारण हो गया था। दूसरा ऐतिहासिक कारण हो गया है हमारा, उदाहरण के लिए हमने 1935 का अधिनियम लिखा है। संविधान हमारा लंबा होने का तीसरा कारण क्या है, तो केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है। भाई हमारे यहाँ अलग अलग संविधान तो है नहीं, तो अब दोनों के लिए व्यवस्था करेंगे तो लंबा तो होगा ही सरी। और फोर्थ था कि हमारी संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ जो थे, कानून विशेषज्ञ जो थे, उनका प्रभुत्व था, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो भाई कानून विशेषज्ञ अपना हर तरफ से हर आयाम को लेने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देश का कानून बनना है तो कहीं भी कुछ ऐसी चीज छूट ना जाए जो बाद में सही ना हो, क्योंकि उस टाइम पे हालात ही ऐसे थे। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक लोग थे, दलित लोग थे, तो सबके लिए व्यवस्था हो जाए। अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि दलित लोगों के साथ जो बहुत बुरा होता है वो उनके साथ उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाए, है ना, ताकि उनके मतलब दूसरों के नजरियों को बदला जाए उनके प्रति। उनके साथ बाकी पहले बहुत बुरा होता था। एक अम्बेडकर करके कुछ सीरियल आता है कोई से चैनल पे, मुझे ये याद नहीं है कौन से पे आता है, लेकिन उसमें काफी कुछ दिखाया गया है और ये बाकी हकीकत भी है। तो इसलिए अब देश का कानून बन रहा था, तो कानून विशेषज्ञ थे, कोई भी जो था कोई भी आयाम छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सबको कवर करने के चक्कर में हर तरह से व्यवस्थाएं की और उसके कारण हमारा संविधान लंबा हो गया। तो चाहे तो आप वो लिख सकते हो, चाहे ये चार कारण लिख सकते हो कि हमारा संविधान क्यों लंबा है। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से विहित। पहला तो स्रोत हमने देख ही लिया है, सबसे बड़ा 1935 का अधिनियम था हमारे यहाँ से, या ब्रिटिश शासन जब हमारे यहाँ था तब से हमने लिया। लेकिन इसके अलावा, चूंकि ये तो यदि हम पहले उसमें मेंशन कर चुके हैं, तो मेंस में एक चीज ध्यान रखना कि कोशिश करना कि चीजें रिपीट ना हो, है ना। तो क्या होगा कि सामने वाले को, चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ यार इसको तो बहुत कुछ पता है, मतलब इसने यहाँ इस तरह से कहा और यहाँ उस चीज को इस तरह से कह दिया। तो कोशिश करना कि रिपीटेशन ना हो उनकी। दूसरा था विभिन्न स्रोतों से विहित। तो इसमें भाई हमारा संविधान जो है वो कितने संविधानों के जो प्रावधान है उसमें लिए गए हैं, आपने पढ़ा ही होगा और प्री में, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ कि हमने साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, संविधान संशोधन प्रक्रिया ली थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया ली थी हमने, है ना। नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए थे। चलो इसे ऐसे ही बता देती हूँ, बहुत सारे हैं क्योंकि। तो नीति निदेशक तत्व थे वो हमने आयरलैंड से लिए थे। न्यायपालिका की सर्वोच्चता या न्यायपालिका का जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो हमने कहां से ली थी, अमेरिका से ली थी। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, हमने अमेरिका से लिए हैं। नीति निदेशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संघात्मक विशेषताएं जो हैं हमारे संविधान में वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है, तो ऐसे ही कई संविधानों से,
कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, तो कई संविधानों से जो हमसे पहले बन चुके थे उनकी अच्छी अच्छी चीजें और हमारी जो जरूरत थी उसके हिसाब से हमने अच्छी अच्छी चीजें निकाल के लेने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे कुछ आलोचक आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो दूसरे संविधानों की नकल है। तो यदि ऐसा आलोचना भी करने आए तो आप कैसे उसे नकारोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि हमने दूसरे देशों के कुछ प्रावधान अपने संविधान में समावेशन किया है, लेकिन लेकिन उसे हमने उसे भारत की जरूरतों या आवश्यकताओं के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन भी किए हैं, उनमें सुधार करके भी अपनाए हैं, है ना। तो हमने ये किया है, तो इसलिए पूरी तरह नकल नहीं है उसकी। हाँ, पर जिसकी अच्छी अच्छी विशेषताएं थी वो हमने ली हैं। तो ये आ जाएगा विभिन्न स्रोतों से विहित बहुत सारे देशों के संविधान लिख देना और संविधानों से जो जो प्रावधान लिए हैं। मतलब ज्यादा लंबा ना हो आंसर, अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से यहाँ कुछ प्रावधान जोड़ देना और कि हमने यहाँ पे वो लिए हैं उनके प्रावधान। अब है हमारा नम्यता और अनम्यता के बीच समन्वय। नम्यता और अनम्यता में समन्वय ये क्या है भाई? तो नम्य संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन हो जाता है, और अनम्य होता है जिसमें संशोधन प्रक्रिया जटिल होती है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों का समन्वय है। कैसे है? तो हमारे यहाँ नम्यता इस बात की है कि कुछ प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे किए गए हैं जिसे संसद अपनी सामान्य विधायी प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत संशोधित कर सकती है। ये प्रावधान कौन से हैं? तो जैसे मान लो कि किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना है। ये तो उदाहरण के लिए है। तो संसद अपनी सामान्य विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जितने मतदान कर रहे हैं, जितने उपस्थित हैं उस समय सदन में, उनका बहुमत, उन्होंने मत दिया और यदि बहुमत सिद्ध हो गया, बहुमत से बात बन गई, जब जिस टाइम पे ये फैसला लिया जा रहा है, तो वो संविधान में संशोधन हो जाएगा। मतलब उस एग्जाम्पल के लिए हम किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा, जैसे तेलंगाना बना था, है ना। तो तेलंगाना कैसे बन गया? हमने आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग कर दिया, है ना। तो ये सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत बन संविधान में तो संशोधन हो गया क्योंकि दूसरा राज्य भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये हो कैसे गया? सामान्य विधायी प्रक्रिया से। और भाई सरकार का बहुमत रहता है, जो सचेतक रहते हैं वो जिस दिन सरकार का कोई भी बिल वगैरह आना होता है, वो उसको पार्टी के जो सांसद या राज्यों, संसद में बात करें तो सांसद, यहाँ विधायक, विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में विधायक आ ही जाते हैं, तो उनके बहुमत से उसको पास कर देते हैं। तो चूंकि भाई सरकार है तो उनका ही बहुमत होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें विपक्ष का कुछ ज्यादा हस्तक्षेप हो नहीं पाता है। अब एक और है अनम्यता। तो हमारे संविधान में अनम्यता के लिए भी प्रावधान किए हैं, और अनम्यता के प्रावधान कायम हुए आर्टिकल 368 में। इसमें दो तरह से संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया है। एक है संसद के विशेष बहुमत, और एक है संसद का विशेष बहुमत संसद का विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति।
तो आर्टिकल 368 है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है। आर्टिकल 368 है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है। और ये प्रक्रिया दो तरह से दी है कि भाई आपके कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे होंगे जो संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अब संसद का विशेष बहुमत क्या है? सामान्य विधायी प्रक्रिया समझ में आ गई कि भाई जितने उपस्थित और मतदान करने वाले उस टाइम पे लोग थे उनका बहुमत हो गया तो वो बिल पास हो गया और वो सामान्य विधायी प्रक्रिया हो गई। सामान्य विधायी प्रक्रिया ऐसी ही होती है। लेकिन इन प्रावधानों में आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें आपको करना पड़ेगा कि संसद कि जिस सदन में भी ऐसा संविधान संशोधन का बिल लाया जा रहा है, एक बात मेंशन कर दूं कि संविधान संशोधन बिल जो है वो दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तो जिस सदन में भी ये प्रस्ताव लाया गया है और फिर दूसरे सदन में भी जाएगा तो सेम प्रोसेसिंग होती है। तो पहला क्या था कि विशेष बहुमत। तो पहले तो आपके सदन का जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप पास कर रहे हो उस दिन सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% +1 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। मतलब 50% से अधिक उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका भी बहुमत होना चाहिए, प्लस जो मतदान कर रहे हैं और उपस्थित हैं उनमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये होता है संसद का विशेष बहुमत और ऐसा दोनों सदनों में अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों सदनों में संविधान संशोधन बिल जो होगा वो अलग अलग पारित होगा। तो जिस सदन में पारित हो रहा है उसमें क्या होना चाहिए कि पहले तो सदन की कुल सदस्य संख्या जितनी है उसका बहुमत होना चाहिए, प्लस जो उपस्थित हैं उस दिन मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तभी वो, और ऐसे दोनों सदन से पारित होना चाहिए तभी वो संसद से पारित माना जाएगा। और फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा। अब एक और प्रक्रिया है जैसे मौलिक अधिकार। यहां पे एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो संसद को अपने विशेष बहुमत से करना होगा। ठीक है, ये क्या है? संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति। भाई ऐसे मामले जो संघीय व्यवस्था से संबंधित हो। संघीय व्यवस्था जहां पे केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व हो, मतलब जो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जीएसटी, भाई राज्यों का कर लगाने का आपने एक ही कर लागू कर दिया था तो राज्यों का कर लगाने का अधिकार अब, जैसे राज्य पहले बैट लगाते थे तो वो आपने समाप्त कर दिया तो आप राज्यों को इफेक्ट कर रहा है इससे। तो इसलिए आपने जीएसटी जब संशोधन किया तो आपको राज्यों से भी संस्तुति लेनी पड़ी। और वो कितने राज्य होंगे? संविधान बोलता है कि कम से कम आधे राज्य तो हों, लेकिन राज्य कैसे परमिशन देंगे? तो राज्यों के देखो, सेम ये प्रोसेस होती है संसद का विशेष बहुमत में। सेम प्रोसेस होती है कि भाई संसद का जो जिस सदन में प्रस्ताव आएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत, ये पारित कर देंगे दोनों सदन से अलग अलग। फिर यहां क्या होता है? यहां ये राष्ट्रपति के पास चला गया था पारित होके, लेकिन यहां ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, उससे पहले राज्यों के विधानमंडलों में जाता है। और कम से कम आधे राज्य, आधे से ज्यादा कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन संविधान कम से कम आधे राज्य बोलता है। तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल ने यदि इसे पारित कर दिया कि ठीक है हम सहमत हैं इस संशोधन से, पारित कर दिया,
तब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और वैसा संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो जीएसटी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, करंट भी है, आपकी बार प्री में भी आया था, है ना। प्री में वो क्वेश्चन था ना कि जो संविधान संशोधन वाला था कि उससे मतलब वो राज्यों कुछ था ऐसा, मतलब देख लेना, जीएसटी बिल वाला था, याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं अभी। तो पर था, मैंने रिलेट किया था और आज सही भी निकला, अच्छा है। तो ये याद रखना है ना, जीएसटी से राज्य इफेक्ट हो रहे थे, उनका बेट जो पहले वो लगाते थे उसको समाप्त किया जा रहा था, इसलिए कम से कम आधे राज्यों से संस्तुति यानी उनके राज्य विधानमंडल जो होते हैं उन्होंने वो विधेयक पारित किया। अच्छा, वो विधेयक कैसे पारित करते हैं, तो वो सामान्य विधायी प्रक्रिया, मतलब जो उस दिन मतदान दे रहे हैं और उपस्थित हैं उन्होंने यदि साधारण बहुमत से उसको पास कर दिया, साधारण बहुमत जो उन कुल उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य जो थे उनका बहुमत, वहां 2/3 वो तिहाई कुछ नहीं होता, उन सदस्यों का बहुमत यदि है, उन्होंने पारित कर दिया तो वो विधानमंडल से, राज्य विधानमंडल से पारित मान लिया जाता है। तो ये जब पारित कर देंगे तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, अधिनियम बन जाएगा और अधिनियम फिर संविधान में वैसा संशोधन हो जाएगा। तो यहां हमारा संविधान अनम्य है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें जो पक्ष है या जो सरकार है वो अपनी तो नहीं चला सकती, है ना, क्योंकि आपको 2/3 बहुमत चाहिए, हो सकता है आपके पास इतना बहुमत हो ही नहीं, ठीक है। दूसरा, आपकी सदस्यों की कुल सदस्य संख्या है उसका भी बहुमत चाहिए, तो वो इजीली हो जाता है क्योंकि बहुमत तो उसी का होगा ना, सरकार का। लेकिन ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य तो हो सकता है विपक्ष के भी उस दिन सारे आ जाएं, है ना, और यदि उपस्थित और मतदान करने वालों में 2/3 बहुमत नहीं हुआ तो वो संविधान में संशोधन होगा ही नहीं, इसलिए। और आधे से अधिक राज्य, जब किसी अपोजिट पार्टी की सरकार होती है राज्यों में, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना। तो ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे हमारा संविधान अनम्य हो गया, तो ये पॉइंट हम लिख देंगे, आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। यहां आप समझ लीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि होता क्या है कि मेंस में हर चीज रटी हुई याद नहीं रहती, वहां पे इतना 3 घंटे में लिखना लिखना इतना होता है कि दिमाग ही नहीं काम करता। तो यदि आपको चीजें याद होंगी तो आप सिर्फ हेडिंग याद करके भी चले, और इतना कुछ याद करने के लिए होता है तो सिर्फ हेडिंग याद करके भी चले जाओगे रिवाइज करके, क्योंकि रिवीजन का उतना टाइम मिलता नहीं है, तो रिवाइज करके हेडिंग भी चले जाओगे तो आप समझ जाओगे, तो वहां लिख सकते हो। अब अगला विशेषता है हमारी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये क्या है, तो संसदीय संप्रभुता, भाई हमारी संसद किसी के अधीन तो काम नहीं करती, संप्रभु है। कैसे संप्रभु है, कि वो हमारे संविधान जो देश को चला रहा है, जो देश का सबसे सर्वोच्च संविधान कानून है, उसके एक बड़े भाग में संसद अकेले संशोधन कर सकती है। भाई हमने देख लिया ना कि कुछ संशोधन वो विशेष बहुमत से करती है, कुछ साधारण बहुमत से करती है, तो एक बड़े भाग में वो खुद संशोधन कर सकती है। लेकिन हमने न्यायिक सर्वोच्चता भी ली है कि यदि संसद कोई ऐसी कानून बनाती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो उस विधि को क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। उस विधि को कैसी घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, और फिर कोई भी सरकार क्यों ना हो वो उसे लागू नहीं कर सकती। तो यानी विधि की संवैधानिकता जांच सकती है, विधि की समीक्षा कर सकती है कौन, न्यायपालिका। ठीक है, तुम संप्रभु हो, संशोधन करो, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हमारी न्यायिक सर्वोच्चता भी है और हम न्यायपालिका विधि की समीक्षा भी कर सकता है। तो ये 4th पॉइंट हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारी 5वीं विशेषता क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये क्या है भाई, तो हमारे संविधान में विशेषज्ञों ने
कुछ विशेषताएं बताई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण भी है और संघात्मक लक्षण भी है। इन दोनों में अंतर क्या है भाई? एकात्मक जहां सिर्फ केंद्र प्रभावी है या केंद्र का अस्तित्व है, जनरली केंद्र प्रभावी है, और संघात्मक जहां केंद्र और उसकी इकाई, उसकी प्रशासनिक इकाई क्या है? राज्य। तो उनका भी क्या है? उनका भी अस्तित्व है, उन्हें भी शक्तियां दी गई हैं, है ना। तो ये संघात्मक जहां पे केंद्र और उसके इकाइयां एक संघ बनाती हैं, वो संघात्मक विशेषताएं हैं, तो वो संघात्मक लक्षण है। और एकात्मक लक्षण जहां सिर्फ केंद्र का अस्तित्व है या केंद्र प्रभावी है। तो ये दो तरह के लक्षण हैं। देखो यहां क्वेश्चन ये तो आ ही सकता है कि संविधान की विशेषताएं लिखिए, लेकिन चूंकि ये तो क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, कोई से भी मेंस में, आप पिछले मेंस में देख लीजिए, 2014 के बाद की किसी भी मेंस में देख लीजिए, शायद एकात्मक विशेषताएं पूछी थी। तो ये संविधान की विशेषताओं को भी दो भागों में बांटा है, एकात्मक विशेषताएं और संघात्मक विशेषताएं। तो यहां से दोनों में से यदि 200 शब्द का आंसर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉइंट हम और अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए सिर्फ 5-6 लाइन छोड़ दीजिए। 5-6 लाइन इसलिए कि यहाँ पे तो हम उसे एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे, तो उसकी थोड़ी सी विशेषताएं लिखेंगे और खत्म कर देंगे, है ना। जैसे एकात्मक में हम लिख देंगे कि भाई सशक्त केंद्र होता है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अखिल भारतीय सेवाओं में केंद्र नियुक्ति करता है ना। संघात्मक में हम लिख देंगे कि हमारे यहाँ जो है, हमने शक्तियों का बंटवारा किया है कि राज्य को राज्य सूची में शक्तियां दी हैं और केंद्र को संघ सूची में शक्तियां दी हैं। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, ना वो केंद्र की है ना वो राज्यों की है, निष्पक्ष है। हमारे यहाँ कठोर संविधान है, जो संघीय व्यवस्था से संबंधित जो भी मामले होंगे, वो जो हमने देखा था ना, संसद का विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति। तो जो संघीय या संघात्मक लक्षण या संघात्मक विशेषताएं जो होंगी संविधान की, या संघात्मक प्रावधान जो होंगे, उनमें वो कठोर है ना। तो हमारा संविधान कैसा है? कठोर है, जो कि क्या करता है? संघात्मक व्यवस्था की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि कठोर संविधान है हमारे पास, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। ऐसे ही कुछ प्रावधान हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 4-5 लाइन में वो हो जाएगा। और क्योंकि हमें और भी पॉइंट लिखने हैं, तो यहाँ हमको उसमें उतना ही करना होगा। लेकिन 200 शब्द में हम संघात्मक विशेषताएं अलग से देखेंगे और एकात्मक विशेषताएं हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, और फिर लंबा हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत देर तक अपलोड नहीं हो पाता है। तो मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसा करेंगे कि हम 2 पार्टों में बांट देंगे। विशेषताएं हम इस पार्ट में देख लेते हैं। इसे जब हम पूरा विस्तृत रूप से देखेंगे, तो इसके लिए हम अलग से इस वीडियो का दूसरा पार्ट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनें छोड़ दीजिए। सरकार का संसदीय रूप। हमारी सरकार कैसी है? संसदीय है। हम पहले विधायिका के लिए लोग चुनते हैं, फिर उनमें से ही कार्यपालिका बनती है। ठीक है, और ये संसदीय रूप में क्या होता है? और जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति? राज्यों में विधानसभा के और केंद्र में लोकसभा के प्रति कैसी होती है? उत्तरदायी होती है। तो हमने वही देखा है। तो ये सरकार का मतलब जहां पे विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग हो। भाई विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू कराती है। तो इस तरह का सहयोग और समन्वय हो, तो वही क्या है? संसदीय रूप है। संविधान का दार्शनिक भाग। संविधान का दार्शनिक भाग क्या है? मतलब एक हमने मार्गदर्शक के रूप में हमने कुछ चीजें ऐड कर दी, जो लोगों को उनके अधिकार भी देती हैं, उन्हें राज्य को भी अपने कर्तव्य बनाती हैं कि भाई ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो इसमें आ जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार
मतलब ये ब्रैकेट में लिख लेना, मैंने नोट्सों में ये शायद लिखा नहीं है वहां पे, मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तक। तो ये क्या है, ये संविधान का दार्शनिक भाग है। ये दोनों के प्रावधान जो हैं वो मतलब जो विशेषज्ञ हैं उन्हें इस नाम से संशोधन करते हैं कि संविधान में इन दोनों के प्रावधान जो है वो क्या है, दार्शनिक भाग है संविधान का। ओके, तो अगला है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारी प्रस्तावना में ही कहा है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है? तो धर्म जो होता है उसके भी कई भाग होते हैं, है ना, तो उनको फिर बोला जाता है पंथ निरपेक्षता। तो ना हमारे यहाँ, तो ना सिर्फ हमारे यहाँ धर्म निरपेक्षता है बल्कि पंथ निरपेक्षता भी है, ठीक है। उसको क्या, जो धर्म निरपेक्षता मतलब धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म भी कई उसमें बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है। या फिर बौद्ध धर्म है तो वो भी महायान या हीनयान में बटा हुआ है ना, तो वो उसके पंथ हो गए। तो ना सिर्फ तो हमने किसी पंथ विशेष को भी नहीं अपनाया है, मतलब हमसे मतलब हमारे देश ने, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा कि हम भाई पंथ निरपेक्ष हैं या हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन करता है या समान रूप से सम्मान देता है। मतलब कोई एक धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश बोल दे कि हम तो हिंदुत्व देश हैं और हम तो हिंदू धर्म को सपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ हर तरह का धर्म आते हैं, यही तो विविधता है हमारी। तो ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य मतलब हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत हम लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए, निम्न सदनों के लिए हम प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ 61वें संविधान संशोधन, हमारे यहाँ 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 का था संशोधन, और 1989 में जो है ये व्यवस्था हो गई थी। तो प्री में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह मैंने कई बार कई जगह, सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं है, कई बार दो तरह से इसमें क्वेश्चन देखा है। पहला कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1988, या हम ये कह सकते हैं कि जो मतदान की आयु है जो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी थी, इसी संविधान संशोधन में कर दी थी। तो वो किस वर्ष उसके लिए संविधान संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, तो 1988 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये व्यवस्था लागू कब हुई थी, 1989 में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को सही से समझना। यदि संविधान संशोधन अधिनियम पूछा है तो अधिनियम कब का है, 1988 का है, और लागू कब हुआ था, 1989 में हुआ था। इसलिए ये, और जाहिर सी बात है जहां पे 1989 ऑप्शन होता है वहां पे अब तक तो मैंने 1988 ऑप्शन नहीं देखा है, तो ये ध्यान रखना। और यदि होता भी है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो हमने क्या करा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए हमने अब वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन के तहत अब वर्तमान में हम 18 वर्ष के जो भी, कम से कम 18 वर्ष के जो भी नागरिक हैं वो सब मतदान कर सकते हैं, सबको मतदान का अधिकार है। मतलब हमारा संविधान क्या देता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। त्रिस्तरीय सरकार, तो भाई सब सोच रहे होंगे कि भाई हमने 2 स्तरीय सरकार तो सुनी थी, केंद्र में और राज्य में, ये तीसरी स्तरीय कहां की आ गई। तो ये जो हमारे संविधान की विशेषता है, देखते हैं कैसे। तो जो संघात्मक संविधान थे उनमें दो ही तरह की सरकारें होती थी, केंद्र की और राज्य की। लेकिन हमारे यहाँ 73 और 74
वे संविधान संशोधन आए 1992 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आ गए। और हमारे यहाँ तीसरे स्तर की, जो कि ग्रामों में और नगरीय निकाय के रूप में सरकार बन गई। तो यहाँ पे हम इसे नाम से जानते हैं ग्राम पंचायत, और यहाँ पे हम नाम से जानते हैं, संविधान में इसे नाम नगर पालिकाएं दिया है। बाकी नगर निगम ये है त्रिस्तरीय। तो इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारे टॉपिक में आगे है, तो हम वहां पे उसे और डिटेल में समझेंगे। यहां सिर्फ यही लिखना है कि हमारे यहाँ बाकी देशों के संविधानों के अनुसार या संघीय संविधानों में जो व्यवस्था थी केंद्र और राज्य स्तर पर, वो तो सरकारें थी, बल्कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हमने स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन की भी व्यवस्था की है। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के रूप में। अच्छा, ये क्या है? ये त्रिस्तरीय है, और ये कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय हुई थी। आप प्री पढ़ के आए हो, कमेंट में मुझे बताना कि कौन सी समिति थी जिसके तहत इनका 3 स्तर अपनाया गया है। ये स्थानीय स्वशासन हमारा टॉपिक है, तो इसमें इसे आगे डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लो कि तीसरी स्तर की सरकार कौन सी हो गई? तो ग्राम और शहरों, ग्राम मतलब नगरीय निकाय हो गए, और ग्रामों में भी जो निकाय है स्थानीय स्वशासन, वो हमारी त्रिस्तर की सरकार। भाई हम वहां भी तो वोट डाल के चुनते हैं ना, सरपंच को, महापौर को। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद और भी विशेषताएं हैं संविधान की। हमारा संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे। यहाँ तो शायद मैंने 10 पॉइंट कवर करवा दिए हैं, जो नोट्स में दे रही हूँ उनमें 8 पॉइंट ही कवर करवा दी, क्योंकि उसमें भी वो 200-250 से ज्यादा शब्द क्रॉस कर गए थे, और हमें तो आंसर 200 शब्द में ही लिखना है। तो आप करना क्या कि आप पहले कुछ पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना कि भाई इसमें हम ये कह रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं, मतलब संविधान अनम्य है और नम्य है, ये हम क्यों कह रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब कर देना, तो आपका डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा। प्लस आप ऐसा करना कि निष्कर्ष वाली जो नीचे लाइन लिखते हो, तो उतने शब्द सीमा छोड़ देना, और उसमें आप बाकी बची विशेषताओं को लिख सकते हो कि अतः हमारे उपरोक्त विशेषताओं के अलावा भी हमारे संविधान में ये विशेषताएं हैं। तो आपका आंसर बहुत सही हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वो कलेक्ट करने की या वो बताने की, वो पॉइंट लिखने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। बाकी और भी विशेषताएं हैं, यदि आप उनको भी लिखना चाहो या उस टाइम जो भी याद आ जाए लिख देना, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़े कम मार्क्स मिले, लेकिन मार्क्स तो मिलेंगे। तो उस टाइम जो भी याद आ जाए सब लिख देना, सब सही है, सब विशेषताएं हैं संविधान की जो जो भी याद आए, लेकिन ये थोड़े इफेक्टिव पॉइंट है, तो ये लिखने की कोशिश करना, इनको याद रखने की कोशिश करना। और भी है, जैसे हम देख सकते हैं कि 11वां पॉइंट हमारे में मूल कर्तव्य भी है। भाई ये भी तो विशेषता है हमारी, हमारे यहाँ है मूल कर्तव्य। ठीक है, हमारे यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, या कह सकते हैं निष्पक्ष एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग है, राज्यों के लिए अलग है। आपातकाल का प्रावधान है हमारे यहाँ, आपातकाल के प्रावधान है हमारे यहाँ, 3 तरह का आपातकाल है। ठीक है, आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात 352, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। तो 3 तरह के आपातकाल की बात करता है हमारा संविधान। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान है। कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारा संविधान कुछ स्वतंत्र निकायों की भी बात करता है। ये स्वतंत्र निकाय कौन से हैं? तो सीएजी है
और निर्वाचन आयोग है। मतलब ये ना तो कार्यपालिका का भाग है और ना ही विधायिका का है और ना ही न्यायपालिका का, है ना, ये किसी का भाग नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक यूपीएससी भी है, संघ लोक सेवा आयोग। तो ऐसे कुछ निकाय हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये सब विशेषताएं भी हैं हमारे संविधान में। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले वाले पॉइंट लिखोगे तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहले ही वाले लिखना, इतना आंसर जगह भी नहीं है। तो ये भले नीचे उसमें लिख देना, किसमें, नीचे आप आंसर को फिनिश करोगे ना तो 2-3 लाइन उस हिसाब से छोड़ना कि इसके अलावा भी, उपरोक्त विशेषताओं के अलावा भी हमारे संविधान में ये विशेषताएं, तो जो पॉइंट छूट जाए वो नीचे वाली लाइन में लिख देना। तो ऐसे हमारी ये विशेषताओं वाला टॉपिक खत्म हो गया है। जो पॉइंट हमने छोड़ा है एकात्मक और संघात्मक लक्षण वाला, वो हम इसके बाद वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी। आपको मैं अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।